हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। यूपीएससी के सिलेबस के पीडीएफ क्रम के देने के अनुसार आज की क्लास हम लोग की न्यायपालिका की जुडिशरी की रहेगी। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या हम लोग को क्लास लेना है। सुप्रीम कोर्ट संबंधित महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे क्या कार्यपालिका के विषय में क्लास लिया जा चुका है, आपको रिमीट करा दे। विधायिका के विषय में क्लास लिया जा चुका है और ये आपको बचा है न्यायपालिका, जिसमें हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जिला जज के विषय में जानेंगे। ठीक है, तो आपको बताया गया था न्यायपालिका का कार्य क्या है, न्याय करना। ठीक है, और न्याय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय द्वारा भारत में होता है। ठीक है, आज की इसमें पहले हेडिंग रहेगी न्यायपालिका का इतिहास। आइए देखते हैं। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, याद रखिएगा। आपको बताया गया था कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखना ही देश के लिए सर्वोपरि होता है। सर्वोच्च और निष्पक्ष न्यायपालिका की अवधारणा अमेरिका से ली गई है, याद रखिएगा। भारत में न्यायपालिका का वास्तविक विकास ब्रिटिश काल में हुआ, जब अंग्रेज काल था उस समय हुआ था। क्योंकि आप जानते होंगे गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे, तो वारेन हेस्टिंग के समय ही जो है 1773 का रिलेटिंग एक्ट आया और इसी रिलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो जाती है और जिसके प्रथम जज जो है एलिजा इम्पे होते हैं। याद रखिएगा, जब अधिनियम आता है उसके एक साल बाद ही कोई चीज़ होता है। जैसे हाईकोर्ट की स्थापना जब 1862 में होती है पहली बार, लेकिन 1861 के अधिनियम से, कैनिन के अधिनियम से होता है और जो है हाईकोर्ट की स्थापना होती है। सेम उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की स्थापना अगर पूछे तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, याद रखिएगा। और कब होती है? 1774 में। कहाँ होती है? कलकत्ता में होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश एलिजा इम्पे आपको बताया गया था। नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम 1935 बताया गया था। 1935 के जो है सपोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर का कथन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है और जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसके अगेंस्ट में कथन आप देखते होंगे। जैसे कहा जाता है 1935 का कथन भारतीय संविधान पर जो है बहुत रीढ़ी है और कहा जाता है कि 1935 का एक्ट जो है उस गाड़ी के समान है जिसमें सब कुछ है लेकिन इंजन ही नहीं है। यह कथन पंडित जवाहरलाल नेहरू का है और बहुत रीढ़ी है। कथन पूछे तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लगाइएगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार दिल्ली में एक संघीय अदालत गठित करने का प्रावधान था, जिसकी स्थापना 1937 में मुख्य न्यायाधीश मॉरिस ब्याल की अध्यक्षता में हुई थी। 28 जनवरी 1950 को 28 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत में संघीय अदालत को सुप्रीम कोर्ट के रूप में स्थापित किया गया। इस संघीय अदालत की स्वतंत्र भारत की सुप्रीम कोर्ट ही वर्तमान की है। नेक्स्ट है भारत में न्यायपालिका की संरचना देखेंगे, इस प्रकार है। सर्वोपरि क्या है? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट और जिला कोर्ट है। ठीक है, आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट की जो है संख्या भारत में 1 है और इसका वर्णन भाग 5 में है और किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है। हाईकोर्ट की संख्या 25 है। आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है 25वां हाईकोर्ट कहाँ खुला और उसके प्रथम न्यायाधीश कौन है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश कौन है। हाईकोर्ट का वर्णन जो है भाग 6 में है और ये अनुच्छेद 214 से 332 के बीच में है। ठीक है, और जिला कोर्ट सभी जिले में है। बहुत कम प्रश्न आते हैं जिला कोर्ट से, ठीक है, आते ही नहीं है लगभग। सुप्रीम कोर्ट के विषय में जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आइए कुछ बिंदु को देखते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट का वर्णन अनुच्छेद 124 में है। शपथ याद रखिएगा, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनको राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है। इनका ये त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को देते हैं। न्यूनतम उम्र याद रखिएगा, यहाँ समझने की बात है, न्यूनतम उम्र कोई सीमा नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कुछ जो रूल है वो रूल को फॉलो करना पड़ता है। अभी बताया जाएगा आगे उसको। कार्यकाल, कार्यकाल याद रखिएगा, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, लेकिन अधिकतम उम्र की सीमा है। अधिकतम उम्र 65 वर्ष तक, याद रखिएगा। वेतन, भत्ता, पेंशन केंद्र की संचित निधि से इनको दिया जाता है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन 2,80,000 अभी 2023 में है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संसद में कानून बनाकर तय करती है। संसद कानून बनाकर तय करती है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या जो है, जैसे मुख्य न्यायाधीश 1 है और 33 इसके साथ जो इनके साथ सहायक न्यायाधीश है, यानी कुल जो है 34 न्यायाधीश वर्तमान में हैं। अनुच्छेद 348 के अनुसार, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा यहाँ पॉइंट। 348 के अनुसार भारत के सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की सभी कार्यवाही अंग्रेजी में ही होगी। भारतीय संविधान का संरक्षक न्यायपालिका
होती है। सुप्रीम कोर्ट के जज सेवानिवृत्त होने के बाद किसी अदालत में वकालत का कार्य नहीं कर सकते। स्वतंत्र भारत के प्रथम सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति हीरालाल जेकानिया, ये अक्सर एग्जाम में आता है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट समझने का है कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़, याद रखिएगा, इनका पद क्रम क्या है, 50वां है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला न्यायाधीश बीबी फातिमा, याद रखिएगा, ये मुख्य नहीं है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश ये नहीं थी। अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं, ये जो सहायक न्यायाधीश होते हैं उसमें इनका नाम आता है, मुख्य न्यायाधीश नहीं बने। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश प्रथम महिला का नाम बताइए, तो कोई नहीं बना अभी तक, याद रखिएगा। जैसे आपसे पूछा जाए कि RBI के प्रथम महिला गवर्नर का नाम बताइए, तो कोई नहीं, याद रखिएगा। भारत के प्रथम महिला उपराष्ट्रपति का नाम बताइए, तो कोई नहीं है। भारत की प्रथम महिला उप प्रधानमंत्री का नाम बताइए, तो कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अगर न्यायाधीश पूछे तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीबी फातिमा होंगी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनका नाम नहीं आता, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम दलित, याद रखिएगा, दलित का नाम आए तो क्या कहेंगे, न्यायमूर्ति KG बालकृष्णन, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने का आधार अक्षमता, कदाचित व्यवहार आदि के कारण हो सकता है, जिसका विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है। विशेष नोट के तौर पर देखिएगा कि विशेष बहुमत पास होने के लिए लोकसभा सदस्य, संसद या MP के 100 सदस्यों का और राज्यसभा में 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजों की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, हाईकोर्ट में जजों के रूप में 5 वर्ष का अनुभव हो, या हाईकोर्ट में 10 वर्ष से अधिवक्ता हो, या विधिवेत्ता हो राष्ट्रपति के नजर में, याद रखिएगा, वही बनेंगे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम कोई उम्र की सीमा नहीं है, क्योंकि ये जब पार करेंगे तब तक ये उम्र हो जाती है, ठीक है। और मैक्सिमम याद रखिएगा कितना, 65 वर्ष। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के सबसे अधिक समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति YV चंद्रचूड़, याद रखिएगा, YV चंद्रचूड़ नाम है, वर्तमान का नाम से अलग है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति KN सिंह का नाम आ सकता है। आपके एग्जाम में जो आ सकते हैं मैक्सिमम उन्हीं तत्वों का रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के संबंधित महत्वपूर्ण क्षेत्र में देखेंगे कि 124 में किसका वर्णन है, तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के अंतर्गत शपथ, नियुक्ति, त्यागपत्र, हटाना, अर्हता है, ठीक है। 125 में क्या है, वेतन का वर्णन है। 126 में क्या है, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्ति, राष्ट्रपति का वर्णन है। 127 में किसका वर्णन है, तो तटस्थ न्यायाधीश का वर्णन है। 128 में तो रिटायर्ड जज का वर्णन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ शब्दावली ऐसे रहेंगे जिसके विषय में आगे भी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। 129 में, आर्टिकल 129 में क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय होगा और कोर्ट की अवमानना का वर्णन होगा। अभिलेख न्यायालय क्या होगा, अभी बताया जाएगा आपको, रिकॉर्डेड क्या होगा। 130 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ, कोई खंडपीठ नहीं है, याद रखिएगा भारत में। 131 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट का आकस्मिक अधिकार, आरंभिक अधिकार क्षेत्र। 37 में क्या है, पुनर्विचार याचिका, संविधान में वर्णन नहीं है। 43 में क्या है, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, दोनों एक दूसरे के सलाह लेने व देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। 142 में क्या है, पूर्ण न्याय देने करने की शांति। 145 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट संबंधित नियम बनाने की शक्ति, ठीक है। अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। जैसे आप जानते होंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब दो देशों के बीच में कोई विवाद होता है तो वो उसका निपटारा कहाँ होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में होता है। आप जानते होंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है, तो नीदरलैंड की राजधानी हेग में है, ठीक है। अब देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में क्या है कि जब दो या दो से अधिक देशों की आपसी मतभेद होता है तो इसका निपटारा जो है जिस न्यायालय में होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। न्यायाधीशों की कार्यकाल जो है 9 वर्ष होता है और न्यायाधीशों की संख्या 15 है, ठीक है। कितना होता है, 15 होता है और 9 वर्ष जो है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि अभी तक 4 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। पहला वेनेगल राव, दूसरा नागेंद्र सिंह, तीसरा रघुनंदन स्वरूप पाठक और चौथा दलवीर सिंह भंडारी। ये नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा। ये 2017 से बने हैं, 9 वर्ष के लिए। पूछा जा सकता है आपकी परीक्षा में कि वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में किस भारतीय का नाम आएगा, तो दलवीर भंडारी लगाइएगा, ठीक है। वर्तमान में दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट है न्यायालय संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, आपको बताए थे। शब्दावली में देखा जाए आप कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा। कोलेजियम सिस्टम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से विकसित किया गया एक सिस्टम है। कोलेजियम सिस्टम न्यायाधीशों की नियुक्ति और हस्तांतरण से संबंध रखता है। सुप्रीम कोर्ट के
1993 सुप्रीम कोर्ट के 1993 के फैसले के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर इस संबंध में बाध्यकारी है, जिसे कोलेजियम सिस्टम कहते हैं। उसके बाद देखिएगा एनजेएसी या राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस आयोग का गठन न्यायिक नियुक्ति के लिए किया गया था। इसकी स्थापना 2014 में और इसमें 6 सदस्य होंगे, याद रखिएगा। 6 सदस्य के अंतर्गत एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे, जो है 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज होंगे, एक कानून मंत्री होंगे, 2 अन्य केंद्र सरकार के व्यक्ति होंगे। बाद में इसको रद्द कर दिया जाता है। एक खेर जाते हैं जेएस खेर ने, यहाँ देखेंगे नोट में क्या कि 99 संविधान संशोधन 2014 में से जोड़ दिया गया, ठीक है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेएस खेर की अध्यक्षता में गठित संवैधानिक पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को अवैध घोषित कर दिया और पुनः कोलेजियम सिस्टम को पुनर्जीवित कर दिया। वर्तमान में आपसे एग्जाम में अगर पूछे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होती है, तो याद रखिएगा, आप लगाइएगा कोलेजियम सिस्टम से होती है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश क्या होंगे? जिस मुख्य न्यायाधीश किसी कारण अपने कर्तव्य को करने में असमर्थ हैं, तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों में किसी न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। इसके लिए वह परामर्श नहीं लेगा और ना ही वरिष्ठता का क्रम का अनुपालन करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तदर्थ न्यायाधीश क्या होगा भाई? तदर्थ न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के किसी सत्र को आयोजित करने में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़े तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। आपको बताया गया था अगर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कम पड़े तो क्या हो सकता है? हाईकोर्ट से जो है लिया जा सकता है, ठीक है। 5वां देखिएगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सिंपल सा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से जो है सेवानिवृत्त न्यायाधीश से पुनः सुप्रीम कोर्ट में कार्य करने का अनुरोध कर सकते हैं। अभिलेख न्यायालय क्या होगा? आपको बता, रिकॉर्ड कोर्ट किसे कहेंगे? अभिलेख न्यायालय उसे कहते हैं जहां सभी निर्णय एवं कार्यवाही साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखी जाती है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है जिसका निम्न 2 कार्य होगा। पहला कार्य क्या होगा? इसके सभी निर्णय एवं कार्यवाही शाश्वत साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखी जाएगी, जिसके आधार पर निचली अदालत न्यायिक दृष्टांत के रूप में प्रयोग करते हुए निर्णय देगी। दूसरा देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अवमानना के लिए दंड देगी। नोट में आप देख लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 व हाई कोर्ट 215 के अंतर्गत अभिलेखी न्यायालय है। आपके सीधे ऑप्शन में आ सकता है कि जो है अभिलेखी न्यायालय कौन कौन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, न्यायालय न्यायिक अवमानना। भारतीय संविधान में एक्ट 1971 के अंतर्गत अदालत का किसी प्रकार का अपमान करना या अवहेलना करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अवमानना 2 प्रकार की होती है, सिविल अवमानना और दांडिक अवमानना। जनहितवाद क्या होता है देखेंगे हम लोग। जनहितवाद के अंतर्गत वंचित वर्गों, दुर्बल वर्गों को न्याय प्रदान किया जाता है। जनहितवाद के अंतर्गत अदालत न्यायिक प्रक्रिया से ऊपर उठकर निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करती है। भारत में जनहितवाद के जनक पी.एन. भगवती और कृष्णा अय्यर को माना जाता है। भारत में जनहितवाद की शुरुआत भागलपुर बिहार के सेंट्रल जेल में बंद कैदियों के पक्षकार न मिलने के कारण शुरुआत किया गया था। न्यायिक सक्रियता क्या होता है कि जब न्यायपालिका अपने न्यायिक कार्य से ऊपर उठकर रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाए तो इसे न्यायिक सक्रियता कहा जाता है। जनहितवाद के कारण भारत में न्यायिक सक्रियता क्या है? बढ़ा है। परिवार अदालत, आप जैसे नाम से क्लियर कर रहे होंगे कि परिवार अदालत दाम्पत्य जीवन में कटुता झगड़ों को कम से कम समय में निस्तारण के लिए होता है। 1984 में कुटुंब न्यायालय, आपके एग्जाम में देखिए यही प्रश्न आ सकता है, पारित किया गया और यह व्यवस्था दी गई कि राज्य सरकार हाई कोर्ट के परामर्श पर प्रत्येक 10 लाख की आबादी पर एक परिवार न्यायालय का गठन करे। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम राजस्थान के जयपुर शहर में परिवार अदालत की शुरुआत की गई। लोक अदालत 6 अक्टूबर 1985 को भारत में लोक अदालत का गठन हुआ। सभी दीवानी और फौजदारी मुकदमों का निस्तारण लोक अदालत में मैत्रीपूर्ण ढंग से होता है। लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता
और 12वां है नाइट कोर्ट या रात्रि न्यायालय। नाइट कोर्ट का गठन ऐसे पेशेवर व्यक्ति जिसके दिवसीय न्यायिक कार्य में भाग लेने एवं उसका और सरकार का क्षति हो सकता है, तो इसके लिए नाइट कोर्ट या रात्रि न्यायालय होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का प्रथम नाइट कोर्ट 2007 में गुजरात के राजकोट शहर में स्थापित किया गया। ग्राम न्यायालय आप समझ रहे होंगे। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर व असहाय ग्रामीण जनता को न्याय दुर्लभ करने के लिए ग्राम न्यायालय का गठन करने का प्रावधान है। ठीक है, हाईकोर्ट के परामर्श पर प्रत्येक राज्य सरकार ग्राम न्यायालय का गठन करेगी। भारत में ग्राम न्यायालय का संचालन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट करेंगे, जो गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीण जनता को न्याय दिलाने में सहायक होंगे। ग्राम न्यायालय की जो है भारत में शुरुआत 2009 में होती है और कहाँ होती है? गुजरात में होती है। ऐसे प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव बना के आप एग्जाम में वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, मोबाइल कोर्ट या मोबाइल न्यायालय। मोबाइल कोर्ट या मोबाइल न्यायालय एक सचल न्यायालय है, याद रखिएगा। भारत में इसकी शुरुआत 2007 में, ये प्रश्न बन सकता है, हरियाणा के गुड़गांव, वर्तमान में गुरुग्राम में हुआ। ठीक है, मोबाइल न्यायालय का उद्देश्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय से वंचित जनता को न्याय प्रदान करना होता है। फास्ट ट्रैक न्यायालय क्या होता है? भारत के विभिन्न राज्यों में फास्ट ट्रैक न्यायालय का निर्धारण किया गया है, जिसके अंतर्गत मुकदमों को एक निर्धारित समय तक सीमा के अंदर निपटारे व उद्देश्य करने से गठन किया गया है इसका। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके बाद के वीडियो में हाईकोर्ट के विषय में पढ़ेंगे। चूंकि बहुत ज्यादा इसमें कुछ समझाना था नहीं, पॉइंट टू पॉइंट इससे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। अभी तो जो लोग वीडियो को लाइक न किए लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।